हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 71 इनटू द फायर इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। ये एक साउथ कोरियन मूवी है और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.3। इस फिल्म का बजट था $10 मिलियन और इस मूवी ने कमाई की थी $20 मिलियन की। इस फिल्म की कहानी आधारित है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हो रहे वॉर के ऊपर, जो 1950 के दौर में हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होते ही हम वॉर देखते हैं और वहाँ घायल और दुश्मन को मारने के लिए बेताबी से गोली बारूद चलाने वाले सैनिकों को देखते हैं। तभी नॉर्थ कोरिया का कमांडर को भी हम देखते हैं, जो दूर से ही नजर रख रहा है और जिसका नाम है कमांडर पार्क मू रैंग। परिस्थिति का जायजा लेने के बाद बड़े बड़े टैंक्स लेकर अपने सैनिकों की मदद करने के लिए वो पहुंच जाता है। और इधर साउथ कोरिया की हालत बहुत बुरी हो रही है। इनके सैनिकों को मदद की जरूरत है और इसी बीच हमें एक साउथ कोरिया का डरा सहमा सिपाही भी दिखता है, जिसका नाम है ओ जुंग के सामने ही उसी के साथी सैनिक पे दुश्मन सैनिक हमला करता है और राइफल में लगे चाकू उसके पेट में घुसा देता है। ओ जुंग अपनी राइफल से उस दुश्मन सैनिक को शूट करने की कोशिश करता है, पर उसके थरथराते हाथों से जब ट्रिगर दबता है तो गोली बाहर नहीं निकलती, क्योंकि राइफल में गोली ही नहीं थी। फिर उसी अपने थरथराते हाथों से राइफल में गोली डालने की कोशिश करता है, तब तक दूसरा सैनिक आकर उस दुश्मन सैनिक को शूट कर देता है और ओ जुंग की गोली हाथ में ही रह जाती है। फिर कमांडर पार्क अपने टैंक और भारी तादाद में सैनिकों को लेकर साउथ कोरिया पे अटैक करता है और मजबूरी में साउथ कोरियंस को पीछे हटना पड़ता है। जितने भी जिंदा बचे सैनिक हैं, सब ट्रक में बैठकर अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और नॉर्थ कोरिया उस शहर पर अपना कब्जा कर लेती है। फिर कमांडर पार्क को ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं कि नैकडोंग रिवर पे चल रहे वॉर पे इन्हें अपने सैनिकों की जाकर मदद करनी है, लेकिन कमांडर पार्क डिसाइड करता है कि वो यहाँ से सीधा पोहांग जाएगा, क्योंकि कमांडर पार्क को सिर्फ एक ऑर्डर याद है, जो कि है अगस्त 15 से पहले ये वॉर खत्म करना है और बुसान पे कब्जा करना है, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। और इधर साउथ कोरियंस को भी अंदाजा है कि पोहांग पे हमला हो सकता है, इसीलिए पोहांग तक पहुंचने वाले ब्रिज को उड़ा दिया जाता है ताकि दुश्मन पोहांग तक आसानी से ना पहुंच सके। और इधर पोहांग में ओ जुंग अपने साथियों को मरते हुए देख रहा है और वो गोली जो उसने राइफल में डाल के दुश्मन को उड़ाने के लिए निकाली थी, वो अभी भी उसी के हाथ में है। ओ जुंग को भी चोट लगी है। वहाँ की एक नर्स उसका इलाज करती है, पर ओ जुंग के मन और दिल पे लगे घाव कभी नहीं भर सकते। साउथ कोरियंस का कमांडर कांग सुक अपने सुप्रीम कमांडर से आकर जवाब मांगता है कि आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, हमारी मदद के लिए कोई भी ट्रुप्स क्यों नहीं भेजे, हमें वहां मरने के लिए छोड़ दिया। तो सुप्रीम कमांडर कहता है कि हमारे पास आपके लिए भेजने के लिए कोई भी ट्रुप्स है ही नहीं, हमारे पास सोल्जर्स कम पड़ रहे हैं और अभी हमारे पास जितने भी सैनिक और ट्रुप्स बचे हैं, हम सबको लेकर नैकडोंग रिवर पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ चल रहे वॉर में हमारे सैनिकों की मदद करना बहुत जरूरी है। अगर नैकडोंग रिवर पे चल रहे वॉर में हम हार जाते हैं तो हम अपना सब कुछ खो देंगे, हम अपना देश खो देंगे, इसीलिए हमें नैकडोंग को बचाना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पोहांग को कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल उनके आगे है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 2 ट्रक्स में कुछ लड़के वहाँ पहुँचते हैं। कुछ टीनेजर्स है और कुछ ठीक है, पर सारे लगभग बच्चे हैं और साउथ कोरिया के गांव से उन्हें लाया गया है स्टूडेंट सोल्जर बनने के लिए, सोल्जर की ट्रेनिंग देने के लिए। इधर ओ जुंग वॉर में उसने जो भी देखा वो भूल नहीं पा रहा है। तभी एक और गाड़ी से 3 और लड़के वहां पहुंच जाते हैं, जो कि गुंडे हैं और बदमाशियां करते हैं, पर वो स्टूडेंट सोल्जर बनना चाहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स को दुश्मनों ने मार दिया है और ये तीनों भी उस चीज का बदला लेना चाहते हैं। कमांडर कांग सुक उनको स्टूडेंट सोल्जर बनने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास स्टूडेंट्स और सोल्जर्स भी कम ही हैं। फिर कमांडर कांग सुक सभी नए लड़कों से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप सब अब स्टूडेंट सोल्जर हो और हम सब यहाँ से वॉर प्लेस पे जा रहे हैं, लेकिन इस जगह को भी प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सब मतलब टोटल 71 स्टूडेंट सोल्जर्स को ये जगह प्रोटेक्ट करनी है और इसके लिए आपका लीडर होगा ओ जुंग।
तब एक लड़का पूछता है कि वो लीडर क्यों होगा, हम किसी को वोट करके चुन नहीं सकते क्या? तो कमांडर कहते हैं क्योंकि ओ जुंग को वॉर का एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो लीडर होगा। तो उनमें से एक और लड़का पूछता है कि अगर दुश्मन यहाँ तक पहुँच गया और उन्होंने हम पे अटैक किया तो हम क्या करेंगे? तो दूसरा लड़का कहता है कि हम उन्हें मारेंगे और क्या करेंगे। तब एक तीसरा लड़का कहता है कि अरे पागल, हमें तो राइफल ही नहीं चलानी आती, तो हम उन्हें कैसे मारेंगे? तो फिर से दूसरा लड़का कहता है कि हम सीख लेंगे राइफल चलाना। और सभी स्टूडेंट सोल्जर्स को एक एक राइफल और 250 बुलेट्स दी जाती है। तो इस तरीके से पोहांग जैसी इम्पोर्टेंट जगह को सारे सैनिक इन 71 बच्चों के हाथों में सौंप के नैकडोंग रिवर पे चल रहे वॉर में शामिल होते हैं अपने देश को बचाने के लिए। पर जाते समय कमांडर ओ जुंग पे भरोसा करते हैं और उसे आत्मविश्वास दिलाते हैं कि तुम ये कर सकते हो। और इधर नॉर्थ कोरिया की एक बड़ी सी सैनिक टुकड़ी लेकर कमांडर पार्क ठीक पोहांग की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो तबाह हो चुके ब्रिज तक पहुंच चुका है। और पार्क डिसाइड करता है कि सारे सैनिक कम से कम गोली बारूद के साथ नदी तैरकर पार करेंगे और कुछ सैनिक उनके टैंक्स और बाकी हथियार को लेकर पहाड़ से घूमकर आगे बढ़ेंगे। और इधर पोहांग में सारे स्टूडेंट सोल्जर्स चॉकलेट्स खा रहे हैं और जब ओ जुंग उनको ऑर्डर देता है तो वो तीनों लड़के जो गुंडे हैं और दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं, उनमें से एक लड़का जिसका नाम केपजो है, जो कि सबसे ज्यादा बदमाश है, वो ओ जुंग के साथ झगड़ा करने लगता है। फिर ओ जुंग कुछ स्टूडेंट सोल्जर को वॉर में मरे सैनिकों को दफनाने का काम देता है, पर वो लोग देख भी नहीं पाते इन सैनिकों की बॉडीज की तरफ और उल्टी करने लगते हैं। फिर ओ जुंग उन सबको राइफल चलाना सिखाता है। वहाँ भी केपजो बदतमीजी करता है। फिर केपजो और उसके दोस्त जहाँ पर अनाज रखा हुआ है उस कमरे में जाकर बैठते हैं। वहाँ उन्हें कुछ ग्रेनेड्स मिलते हैं और वो उन ग्रेनेड्स के साथ खेलने लगते हैं और खेलते खेलते ग्रेनेड की पिन निकाल देते हैं। लेकिन उन्हें मालूम था कि अब ये बम फटेगा, तो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब उनके पास खाने के लिए कोई भी अनाज नहीं बचा है। सारा अनाज बम के धमाके में तबाह हो गया है। फिर रात हो जाती है और रात के अंधेरे में भी कमांडर पार्क का यूनिट आगे बढ़ रहा है। और इधर ओ जुंग अपनी माँ को याद करता है और उसके लिए कुछ लिखता है और बाकी स्टूडेंट सोल्जर्स मस्ती मजाक कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे ओ जुंग आकर उन्हें सोने के लिए कहता है, पर आधे स्टूडेंट्स नाइट ड्यूटी पे है और वो बाहर पहरा दे रहे हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ हलचल दिखाई देती है और वो ओ जुंग को बुलाते हैं। शुरू में तो वो कंफ्यूज होते हैं कि ये उनके सोल्जर है या दुश्मन सैनिक है, पर वो पास आने के बाद कंफर्म होता है कि ये दुश्मन सैनिक हैं, पर उनकी तादाद बहुत कम है। और ये सारे स्टूडेंट्स उन पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सारे दुश्मन सैनिक ढेर हो जाते हैं। और खुशी की बात यह है कि इनमें से कोई भी घायल नहीं होता। फिर वो सब सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए जाके देखते हैं। तो वहाँ पर एक घायल दुश्मन सैनिक पड़ा था। बड़ी हिम्मत दिखा के ओ जुंग उसे मार पाता है, लेकिन वो दुश्मन सैनिक मरते समय अपनी माँ को याद कर रहा था और ये पहली बार था जब ओ जुंग ने किसी दुश्मन सैनिक को मारा था। ओ जुंग अपनी माँ को लिखता है कि आज मैंने एक नॉर्थ कोरियन सैनिक को मारा। मुझे लगा था कि दुश्मन सैनिक मतलब सींगों वाले राक्षस होते हैं, पर मैं गलत था। वो भी हमारे जैसे ही इंसान होते हैं। उनकी भी माँ बिल्कुल हमारी तरह होती है और वो अपनी माँ को याद करके रोते भी हैं। मुझे डर भी लगता है, आपकी याद भी आ रही है, पर एज ए लीडर जिम्मेदारी भी उठानी है। शायद और बाकी स्टूडेंट्स के भी यही मिक्स इमोशंस हो इस समय पे। और फिर बाद में कुछ स्टूडेंट सोल्जर्स सोने के लिए जाते हैं, पर कोई भी सो नहीं पा रहा है। अब उन्हें पता चल गया है कि वो सैनिक है और वॉर में है। अगले दिन ओ जुंग कुछ स्टूडेंट्स को लेकर जंगल में जाता है दुश्मन सैनिकों का ठिकाना पता करने के लिए। लेकिन वापस आते समय नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स उन पे हमला करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरियंस कम हैं, कुछ गोलियां चला के वहाँ से भाग जाते हैं। केपजो का दोस्त वहीं पे एक गोली का निशाना बन जाता है और केपजो राइफल लेकर उन दुश्मनों के पीछे भागने लगता है। केपजो के पीछे ओ जुंग भी भागने लगता है और ओ जुंग के पीछे बाकी सारे स्टूडेंट सोल्जर्स भागने लगते हैं। इस गोलीबारी में बहुत से स्टूडेंट सोल्जर भी घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन फिर से सारे दुश्मन सैनिकों को खत्म करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं
फिर भी आखिरी बचे सैनिक का पीछा करते हुए केप जो और ओ जुंग दूर पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो राइफल तान के खड़ा हुआ है। केप जो उसे भी मार देता है और दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। इस बार इनके 16 स्टूडेंट सोल्जर मरे हैं और 5 घायल हो चुके हैं, लेकिन एक गुम हो गया है जिसको दुश्मन सैनिक उठाकर ले जाते हैं। फिर ओ जुंग उनके कमांडर कांग सुक को कांटेक्ट करता है और यहाँ घटी पूरी घटना के बारे में बताता है और कमांडर ओ जुंग को कहता है कि डटे रहो, मैं सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर वहाँ आ जाऊंगा और मेरे आने तक तुम्हें डटे रहना है। पर इनके पास ऑलरेडी सैनिकों की बहुत कमी है। नेकडोंग रिवर पे घमासान युद्ध शुरू है और इस बात की जानकारी ओ जुंग को अच्छे से है। फिर कमांडर कांगसुक अपने सुप्रीम कमांडर से बैकअप ट्रूप्स के बारे में बात करता है, लेकिन इनके पास कोई भी बैकअप ट्रूप्स नहीं है। इधर कमांडर पार्क के लोग जिस स्टूडेंट सोल्जर को उठाकर लेकर आए थे उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन इसे कोई भी खास जानकारी नहीं है। इसीलिए कमांडर पार्क उस स्टूडेंट को लेकर पोहांग स्कूल में पहुंच जाता है जहां बाकी के स्टूडेंट सोल्जर्स हैं और सभी स्टूडेंट सोल्जर्स से कहता है कि सिर्फ 2 घंटे में हम यहाँ अटैक करेंगे, आप सबको मार कर इस जगह पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन आपका झंडा उतार कर यहाँ पे ये सफ़ेद झंडा अगर आप लहराते हैं और हमारे साथ समझौता कर लेते हैं तो हम आपको जिंदा जाने देंगे। तो ओजुंग कहता है कि ठीक है, तुम 2 घंटे बाद वापस आओ। तो कमांडर पार्क वहाँ से चला जाता है। इधर कमांडर कुंगसुक अपने सुप्रीम कमांडर से सिर्फ 10 सैनिकों की मांग करता है जिसको लेकर वो पोहांग को बचाने जाएगा, लेकिन उनके पास तो एक भी सोल्जर नहीं है। इसीलिए वो दोनों यूएस आर्मी के कमांडर के पास जाते हैं और उनसे 10 सैनिकों की मांग करते हैं, पर उनके पास भी एक भी सैनिक नहीं है जो इनको वो दे सके। लेकिन यूएस आर्मी कमांडर कुंगसुक को कुछ बहुत ही आधुनिक हथियार देते हैं जो दुश्मन की सैनिकों की टुकड़ियां, उनके टैंक्स और उनके सारे हथियार बहुत दूर से ही तबाह कर सकता है। और इधर स्कूल में केप जो जिस स्टूडेंट को कमांडर पार्क छोड़ के गया है उस स्टूडेंट को बहुत मारता है क्योंकि वो उसे कायर समझता है। और फिर केप जो ओजुंग से भी लड़ाई करने लगता है और दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और दोनों को चोट लग जाती है। और लड़ाई खत्म होने के बाद केप जो वहाँ से अपने एक दोस्त के साथ चला जाता है और इधर कमांडर कुंगसुक अपने नए हथियार लेकर पोहांग के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन पोहांग वहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए उन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। पर कमांडर पार्क सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी से स्कूल पे नजर रखे हुए है कि कब स्टूडेंट्स सफेद झंडा लहराएंगे। अगर 2 घंटे तक ऐसा नहीं हुआ तो कमांडर पार्क स्कूल पे हमला कर देगा। और इधर ओजुंग एक आखिरी बार अपनी माँ को याद करता है क्योंकि अभी 2 घंटे पूरे होने के बाद जो जंग यहाँ पे शुरू होने वाली है उसमें ओजुंग शायद जिंदा ना बचे। और सारे स्टूडेंट सोल्जर्स को वॉर की तैयारी के ऑर्डर्स देता है। सारे स्टूडेंट्स दुश्मन से लड़ने के लिए तैयारी करने लगते हैं। सारे स्टूडेंट सोल्जर्स दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अलग अलग पैतरे तैयार करने लगते हैं जिसकी मदद से दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोका जा सके और दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को मारा जा सके, लेकिन सेम टाइम पे खुद को भी ज्यादा से ज्यादा देर तक दुश्मनों की गोली से बचा के रखा जा सके। और इस तरह से आखिरकार तन और मन से ये सारे स्टूडेंट सोल्जर्स दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और इधर केप जो को जंगल में दुश्मनों का एक ट्रक दिखाई देता है जो फंसा हुआ है और उसे निकालने में केप जो उनकी मदद करता है। इधर स्कूल में ओजुंग कमांडर पार्क की सेना रेंज में आने के बाद एक फायर करने के लिए कहता है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि ये रॉकेट कैसे चलाना है। इसीलिए वो स्टूडेंट्स कमांडर कांगसुक को कॉल करके पूछते हैं, तो कमांडर कांगसुक उन्हें किक मारो कहते हैं। फिर एक सोल्जर किक मारता है तो रॉकेट सीधा ऊपर जाता है और स्कूल के गेट के पास ही गिर जाता है। इस धमाके से कमांडर पार्क सावधान हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है और तभी वहाँ एक दूसरा रॉकेट आकर गिरता है और इस बार धमाका बिल्कुल सही जगह पर होता है। और फिर ओजुंग एक के बाद एक धमाके बरसाता है कमांडर पार्क की पूरी सेना पर और पार्क गुस्से में आकर उसकी पूरी सेना को एक साथ स्कूल पर हमला करने के लिए कहता है,
बहुत सारी तादाद में पार्क के सैनिक स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इधर स्कूल में सारे स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से मुकाबले के लिए और दुश्मन को मारने के लिए तैयार है। पार्क के सैनिक स्कूल कंपाउंड के अंदर दाखिल हो जाते हैं और ओ जुंग के इशारे पे स्टूडेंट्स रस्सी खींचते ही एक साथ ग्रेनेड्स के कई सारे धमाके हो जाते हैं और कमांडर पार्क के कुछ सैनिक ढेर हो जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स दुश्मन पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। पार्क के कुछ और सैनिक ढेर हो जाते हैं। इधर कमांडर कांगसुक तेजी से पोहांग की तरफ जा रहा है। अभी तक सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से लड़ रहे थे और कई सारे दुश्मन सैनिकों को ठिकाने लगा चुके थे, लेकिन अब दुश्मन का टैंक स्कूल में पहुंच गया है और इसके साथ मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स ने भी दुश्मन की गोली खाकर अपनी सांसें रोक दी है, पर बाकी स्टूडेंट्स पूरी जान लगाकर दुश्मन से लड़ रहे हैं और एक मोटे से स्टूडेंट्स ने ग्रेनेड दुश्मन के टैंक में फेंककर उसे उड़ा दिया है। पर वहाँ और भी टैंक्स मौजूद है जो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बॉम्ब लेकर दूसरे टैंक में घुस जाता है और अपने साथ साथ टैंक को भी उड़ा देता है। अब ओ जुंग बाहर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर स्कूल के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उनके राइफल को रीलोड करने की नौबत आती है और सामने सैकड़ों की तादाद में दुश्मन सैनिक हैं। तो एग्जैक्टली उसी समय पे केपजो दुश्मन के पीछे से आता है और दुश्मन का ही ट्रक लेकर आता है। ये वही ट्रक है जिसको निकालने में केपजो ने मदद की थी और इस बार केपजो मशीन गन से सैकड़ों दुश्मनों को मारने में कामयाब होता है और ओ जुंग और बाकी स्टूडेंट्स को बचाता है। ट्रक से केपजो नीचे उतरता है और तभी उसके पैर में दुश्मन की एक गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो बाकी स्टूडेंट्स के पास जाकर दुश्मनों को मारने के लिए तैयार हो जाता है और दुश्मन के ट्रक में जो भी आधुनिक हथियार है उसे निकाल के इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सारे स्टूडेंट्स ऐसा करने लगते हैं। पर दुश्मन के पास टैंक्स की कोई भी कमी नहीं है। उनके और टैंक स्कूल के कंपाउंड वॉल में दाखिल हो रहे हैं। अब सारे स्टूडेंट्स हथियार लेकर स्कूल में चले गए हैं, पर टैंक से स्कूल की दीवार पर हमला हो रहा है और स्कूल तेजी से तबाह हो रहा है और स्टूडेंट्स भी। एक और स्टूडेंट की कुर्बानी के साथ दुश्मन का एक और टैंक तबाह हो जाता है। कमांडर कांगसुक को पोहांग पहुंचने के लिए अभी भी काफी देर है। इधर ओ जुंग और केपजो अब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। स्कूल काफी हद तक तबाह हो चुका है। स्कूल के अंदर कमांडर पार्क दाखिल हो चुका है और क्लासरूम के अंदर उसके सैनिक, पर अभी भी ओ जुंग और केपजो के हौसले बुलंद है और उनकी राइफल सैकड़ों दुश्मनों को ढेर कर रही है। अब वो दोनों स्कूल के छत पर पहुंच गए हैं और केपजो ऊपर आने वाले सैनिकों को मार रहा है और ओ जुंग नीचे स्कूल में घुसने वालों को। पर छत पर भी टैंक हमला कर सकता है और इस धमाके में भी ये दोनों बच जाते हैं, क्योंकि अभी इनका काम अधूरा है। फिर से उठ के राइफल हाथ में लेकर अपने सोल्जर होने का फर्ज निभाना शुरू करते हैं ये दोनों। एक ओजोंग है और एक केपजो है जो सो को फिर से मारने लगते हैं और अब तक कमांडर कांगसुक भी पहुंच गए हैं और स्कूल और दुश्मनों को देख सकते हैं। कांगसुक दूर से ही निशाना लगाते हैं और दुश्मन के सारे टैंक्स उड़ा देते हैं। अब कमांडर पार्क भी बिल्डिंग में घुस गया है और घायल स्टूडेंट्स को खत्म कर रहा है। ओ जुंग और केपजो को ढूंढ रहा है। दुश्मन के सारे टैंक्स को तबाह करने के बाद कमांडर कांगसुक भी स्कूल में दाखिल हो गए हैं और अब तक दुश्मन सैनिकों की तादाद भी कुछ खास नहीं बची है। ऊपर अभी भी केपजो और ओ जुंग दुश्मन को मार रहे हैं, जबकि दोनों ने दुश्मन की गोलियों का सामना किया है। पर इन दोनों स्टूडेंट्स का हौसला अभी भी बुलंद है। ढेर पड़ा है मरे दुश्मनों का, फिर भी इनके शरीर में जान और हाथों में बंदूक है। पर अब पीछे से कमांडर पार्क आ गया है और केपजो की जान भी और हाथों से बंदूक भी निकल गई है। केपजो वीर गति प्राप्त कर चुका है और अपने देश के लिए पागलों की तरह लड़कर शहीद हो चुका है और अब सिर्फ ओ जुंग बचा है। उसके शरीर ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन जज्बा अभी भी बाकी है। और इससे पहले कि कमांडर पार्क उस पे गोली चलाए, ओ जुंग पार्क के ठीक सीने पे गोली चलाता है और खुद जमीन पर गिर पड़ता है। कमांडर पार्क फिर से ओजुंग पे बंदूक तानता है, लेकिन वो ओजुंग पे गोली चलाए इससे पहले
उस पे गोली चल जाती है जो कि कमांडर कंग सुक की राइफल से निकली हुई है और कमांडर पार्क वहीं पे अपना दम तोड़कर ढेर हो जाता है और कमांडर कांग सुक ओ जुंग को अपनी बाहों में लेकर रो पड़ता है। जिस बच्चे ने कभी चींटी तक ना मारी हो, आज उस बच्चे ने सैकड़ों दुश्मनों को मारकर और अपनी जान देकर अपने देश की जमीन को बचाया है। ये काम करने वाले वो 71 नादान बच्चे थे जिनको ना राइफल चलानी आती थी, ना वॉर का मतलब समझता था। आज वो सारे 71 स्टूडेंट सोल्जर साउथ कोरिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं और इनके बहादुरी के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सुनाए जाएंगे। और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई और फिल्म की स्टोरी अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।